हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके से लोगों ने क्या किया था, बास्तिल का जो किला था उसे तोड़ दिया था। और साथ में यह भी हमने देखा था कि जो पेरिस शहर था वहाँ पर और पेरिस शहर से लगे हुए जो देहाती क्षेत्र थे, जो गांव थे, वहाँ पर भी लोगों ने क्या संघर्ष शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू कर दिया था। और हमने एक क्वेश्चन यह छोड़ा था लास्ट वीडियो में कि आखिरकार ये जो क्रांति हो रही थी तो यह क्यों हो रही थी और ये सब होने का क्या कारण था। तो इसे हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि जो 18वीं सदी का जो उत्तरार्ध है तो उस समय जो वहाँ का राजा था लुई 16वां, उसके शासनकाल में जो फ्रांसीसी समाज था वो किस तरीके का था, उनका रहन सहन कैसा था, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझ लेते हैं। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो कौन सा राजवंश है? बूर्बो राजवंश है। तो बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1774 में। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। तो राज्यारोहण जब उसका राज तिलक हुआ, जब वह राजा बना, तो उस समय क्या था? उस समय राजकोष पूरा खाली था। मतलब वह राजा बना तो राजकोष कैसा था? पूरा खाली था। क्यों था खाली? क्या कारण था कि उसका जो राजकोष था वह खाली था? तो हुआ यह था कि बहुत लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे वे सब खत्म हो चुके थे। बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़ा गया था, लड़ाई हुई थी, है ना। तो इन सब के कारण उसके जो वित्तीय संसाधन थे वे सब क्या हो चुके थे? नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और वह राजा था, है ना, तो जो वर्साय का विशाल महल था, है ना, और जो राज दरबार था तो उसकी शान शौकत बनाए रखना था। तो उन सब की बनाए रखने के लिए भी उसे क्या चाहिए था? उसे धन तो चाहिए था ना। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर बोझ के समान थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो जो लुई 16वां थे तो लुई 16वां ने क्या किया था? जो अमेरिका था, है ना, तो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे तो जो शत्रु था उनका, किसका शत्रु? अमेरिका का शत्रु। तो अमेरिका और ब्रिटेन का क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। तो उसमें फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था, ठीक है ना। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और उसमें क्या हुआ? इस युद्ध के चलते हुए फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, है ना। अभी लिब्रे क्या होता है? तो जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा क्या है? हमारे भारत देश की जो मुद्रा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं, है ना। हमारे भारत देश की जो मुद्रा होती है उसको रुपया कहते हैं। अमेरिका की जो मुद्रा होती है तो उसे क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं। तो इसी तरीके से जो फ्रांस था तो फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था, लेकिन 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो कितना उस पर बोझ पड़ा? 10 अरब लिब्रे का। मतलब 10 अरब लिब्रे का बोझ पड़ गया। किस पर पड़ गया? फ्रांस पर, है ना। जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था और पहले से तो कर्ज में डूबा हुआ था। पहले से क्या था? वो 2 अरब लिब्रे के कर्ज में डूबा हुआ था। कौन? फ्रांस है ना। अब लेकिन युद्ध कंटिन्यू चल रहा था, अमेरिका का वह साथ दिए जा रहा था, तो इन सब में उसके ऊपर और भी ज़्यादा कर्ज बढ़ता गया। और जो सरकार थी तो सरकार से कर्जदाता, मतलब सरकार ने जिससे कर्जा लिया हुआ था, कर्जा जिससे लिया था ना, तो जो कर्जदाता थे जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था वो अब क्या कर रहे थे? वो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, है ना। पहले से ज़्यादा ब्याज की मांग करने लगे थे। तो सरकार के ऊपर क्या हो जाएगा? अब सरकार के ऊपर तो और ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा ना। मतलब पहले से 2 अरब चुकाने थे, उसके बाद 10 अरब का कर्ज और बढ़ गया। इस पर भी जो कर्ज देने वाले थे, मतलब
फ्रांस की सरकार जिससे उधार ले रही थी, तो जो उधार देने वाले थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने 10% ब्याज और बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से फ्रांस की जो सरकार थी वह कर्ज के तले डूब गई थी। और साथ में क्या था, आपने अभी देखा ना, पहले पढ़ा ना कि सरकारी खजाना कैसे था, खाली था। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। तो जो फ्रांसीसी सरकार थी वो क्या कर रही थी, उसके पास जितनी भी आमदनी हो रही थी, जो भी आय हो रही थी, जितना भी कमाई हो रही थी, तो वो उस कमाई को क्या कर रहा था, वह कर्ज को चुकाने में लगा दे रहा था। अब वो मजबूर था, उसके पास तो कर्जा चुकाने के अलावा और कोई काम ही नहीं था ना, इतना कर्जा था उसके पास। तो अपने नियमित खर्चा जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब उसने क्या किया, जो फ्रांस की सरकार थी ना, तो फ्रांस की सरकार के जो नियमित कार्य थे, उसके खुद के जो काम थे, है ना, क्योंकि सेना का रख रखाव, अब एक राजा है तो एक राजा को अपनी सेना का रख रखाव तो करना ही पड़ेगा ना। तो अपनी सेना का रख रखाव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। जो राज दरबार हैं तो उसके लिए भी उसे खर्चा करना पड़ेगा। जो सरकारी कार्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनको चलाने के लिए भी फ्रांसीसी सरकार को करों में क्या पैसा चाहिए था, द्रव्य चाहिए था। तो उस द्रव्य को, उस मुद्रा को पाने के लिए उसने क्या किया, सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। कर मतलब होता है टैक्स, कर मतलब होता है टैक्स। तो उन्होंने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। अब वृद्धि उन्होंने कर तो दी, लेकिन वृद्धि करना बस उनके लिए काफ़ी नहीं था। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि राजा की कंडीशन क्या है ना, राजा की हालत कैसी है। अब 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। तो जो 18वीं सदी थी, तो 18वीं सदी में फ्रांस जो था वो, उसका जो समाज था वो कितने स्टेट में बटा था, 3 स्टेट में बटा था। और इन 3 स्टेट में से सिर्फ जो सबसे नीचे वाला स्टेट था, मतलब तीसरे स्टेट के जो लोग थे, वही बस टैक्स चुकाया करते थे। अब यहाँ पर हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो फ्रांसीसी समाज प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटा हुआ है। प्रथम स्टेट में आपका पादरी वर्ग आता है। पादरी वर्ग क्या होता है, तो पादरी वर्ग जो होते हैं, तो जैसे हमारे हिंदुओं में पुजारी होते हैं ना, पुजारी जो मंदिरों में होते हैं, है ना, और मुस्लिमों में मौलवी वगैरह होते हैं। तो इसी तरीके से क्रिश्चियन में पादरी हुआ करते हैं, जो चर्च के विशेष कार्य होते हैं उनको देखते हैं, है ना, मतलब पूजा पाठ जो होती है उनकी वो कराना, और चर्च के जो और भी विशेष कार्य होते हैं वो सारे कार्य कौन कराता है, वो पादरी वर्ग कराते हैं। तो जो प्रथम स्टेट था, जो फर्स्ट स्टेट था, तो उसमें कौन आते थे, पादरी वर्ग आते थे। अब दूसरा जो स्टेट था, द्वितीय स्टेट था, उसमें कुलीन वर्ग आते थे। कौन आते थे, कुलीन वर्ग आते थे। अब ये कुलीन वर्ग क्या होता है, तो कुलीन वर्ग वह वर्ग होता था जो राजा से जुड़े हुए लोग होते थे, है ना, जो राज्य दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मंत्री हो गया, सेनापति हो गए, और भी जो अधिकारी हो गए, तो ये सारे ना क्या कहलाए, ये कुलीन वर्ग में आएंगे। मतलब राज दरबार से जितने भी संबंधित होंगे, है ना, वो कुलीन वर्ग में आ जाएंगे। अब तीसरा स्टेट देख लेते हैं। तो तीसरा स्टेट भी जो है 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहला जो भाग था, जो पहला पार्ट है, तो उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि आते थे। मतलब कि जो तीसरा स्टेट है, तो ये पहला जो पार्ट हो गया तीसरे स्टेट में, तो ये अमीर लोग कह सकते हैं हम, है ना, सिंपल से कह सकते हैं कि ये अमीर लोग थे, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि आते थे। दूसरा हो गया वो मध्यम वर्गीय हो गए, है ना, दूसरा स्टेट में, तीसरे स्टेट में जो दूसरा नंबर में था, तो वो कौन से हो गए, मध्यम वर्गीय थे, जिसमें किसान और कारीगर शामिल थे। और तीसरा जो तबका था, तीसरा तबका मतलब हुआ, तीसरा जो पार्ट था तृतीय स्टेट का, तो उसमें छोटे किसान आते थे, भूमिहीन मजदूर। भूमिहीन मजदूर का मतलब होता है जिनके पास भूमि नहीं होती है ना, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं होती है, तो भूमिहीन मजदूर कहलाते हैं।
वो किसी दूसरे के यहाँ जाके मजदूरी किया करते हैं, तो ऐसे लोग भूमिहीन मजदूर कहलाते हैं, नौकर हो गए। तो इस तरीके से तृतीय स्टेट जो है आपका वो 3 भागों में बटा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा अमीर लोग हो गए, ये आपके थोड़ा सा मध्यम वर्गीय हो गए, और ये थोड़ा सा क्या हुए, निम्न स्तर के, मतलब कि गरीब लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब जब हम पूरी आबादी देखें, फ्रांस की जो पूरी आबादी को देखा जाए तो उसमें 90% सिर्फ क्या थे, किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जमीन की जो मालिक थे ना, मतलब जो किसान तो थे 90% हैं, पर उनके पास जमीन जो थी ना बहुत कम लोगों के पास थी, है ना। मतलब ऐसे किसान थे कि जो किसानी तो करते हैं लेकिन उनके पास जमीन खुद की नहीं थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे, है ना, जो अभी आपने देखा था ना, तो जो चर्च के पादरी वर्ग हो गए, कुलीन वर्ग हो गए, और तृतीय स्टेट में भी जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील हो गए, इनके पास 60% जमीन हुआ करती थी। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे। तो प्रथम 2 स्टेट के जो लोग हो गए, मतलब पहले स्टेट का जो पादरी वर्ग हो गया और दूसरा कुलीन वर्ग हो गया, तो इनको जन्म से ही, मतलब इन्होंने जैसे मान लो किसी पादरी ने पादरी के घर में जन्म लिया, ठीक है ना, तो उनको विशेष अधिकार मिल गया। और ऐसे कुलीनों के घर में जो बच्चे पैदा हुआ करते थे तो उनको जन्म से ही क्या मिल गया, विशेष अधिकार मिल गया। कौन सा विशेष अधिकार? तो विशेष अधिकार यह था कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। तो जो राज्य को कर दिया जाता था, जो टैक्स चुकाया जाता था, तो उनसे छूट थी। मतलब पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये लोग टैक्स नहीं चुकाया करते थे। तो फिर कौन टैक्स चुकाता था? टैक्स चुकाते थे तीसरे वर्ग के लोग। तीसरे वर्ग के लोग कौन से थे? वही बड़े व्यापारी, है ना, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये आपके कौन से वर्ग में आते हैं? तीसरे वर्ग में। तो तीसरे वर्ग के लोग ही टैक्स चुकाया करते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। इसके साथ साथ जो कुलीन वर्ग था ना, तो उनको कुछ सामंती विशेष अधिकार भी प्राप्त हुए थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। ठीक, अब वो सामंत कहलाता था, तो सामंती कर क्या करता था? किसानों से वसूल किया करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य था। बाध्य था मतलब उसकी मजबूरी थी कि वह अपने स्वामी के घर में काम करे, वह खेतों में काम करे, वह सेना में जो सेवाएं देना होगी तो सेवा भी प्रदान करे, अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो उसमें सहयोग करे। ये उस किसान के लिए क्या था? उसकी मजबूरी थी, वह उसके लिए बाध्य था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। अब यहाँ पर जो तीसरा वर्ग ही कर वसूल चुकाता था, तो उसमें भी क्या था कि चर्च जो है वो किसानों से टैक्स वसूलता था, और उस टैक्स का नाम क्या था? टाइड। क्या नाम था? टाइड, जिसे धार्मिक कर कहते थे। तो धार्मिक कर के रूप में चर्च किसानों से टैक्स वसूल किया करता था, और इसके साथ साथ राज्य को भी चुकाना पड़ता था। तो इसका तो मतलब ये निकला कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो 2 जगह पर टैक्स चुकाया करते थे। एक टैक्स उन्होंने कहाँ चुकाया? चर्च को चुकाया। दूसरा टैक्स उन्होंने कहाँ चुकाया? राज्य को चुकाया, है ना। 2 लोगों को चुकाते थे टैक्स, राज्य को भी और चर्च को भी। तो तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि चर्च को जब चुकाते थे टैक्स तो उसका नाम क्या था? टाइड, है ना। चर्च को चुकाया जाने वाला कर टाइड कहलाता है, जिसको धार्मिक कर कहते हैं, और राज्य को चुकाया जाने वाला कर टाइल कहलाता है। अब टाइल भी 2 प्रकार के थे। एक था प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट देना, सामने से देना, है ना।
डायरेक्ट चुकाना। तो जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो डायरेक्ट चुकाए जाते हैं, और जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो इनडायरेक्ट चुकाए जाते हैं, मतलब सामने से नहीं चुकाए जाते हैं। तो ये कैसे है ना, इनडायरेक्ट वाले कैसे होते हैं? तो जैसे कोई वस्तु होती है, जैसे मार्केट में आप जब ना चिप्स के पैकेट लेते हैं तो उसमें जो टैक्स होता है ना, तो उसमें जो 10 रुपये का पैकेट भी होता है तो उसमें टैक्स इंक्लूड हुआ करता है। ठीक है, आप मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड हुआ करता है, जुड़ा हुआ होता है, वो टैक्स सहित पैसे हम चुकाते हैं। हमको डायरेक्ट पता नहीं चलता कि हमने कितना टैक्स चुका दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। उस चीज़ में वो है पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो हम डायरेक्ट चुकाया करते हैं। तो इस प्रकार से जो चर्च को चुकाया जाता है कर वह टाइड है, और जो राज्य को चुकाया जाता है वह टाइल कर है। तो टाइल कर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो था उस समय फ्रांस में कैसे चुकाया जाता था? तो अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। मतलब जो दैनिक यूज की वस्तुएं होती हैं, डेली यूज की वस्तुएं होती हैं ना, तो उन पर अप्रत्यक्ष कर लगाते थे। क्यों अप्रत्यक्ष कर क्यों लगाते थे उनमें? क्योंकि पता है चाहे वो गरीब भी होगा ना तो भी उस वस्तु का प्रयोग करेगा। अब नमक जैसी वस्तु हो गई तो नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, तो वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, उसको तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। तो उसके साथ क्या है, उसके पैसे में क्या जुड़ा हुआ था? अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ा हुआ है, तो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, है ना। तो अब जो राज्य के जो वित्तीय कामकाज हुआ करता था तो उसके लिए इनकम कहाँ से आती थी? जनता के टैक्स से आती थी, मतलब जनता के द्वारा ही वसूला जाता था। अब आपकी किताब में कुछ नए शब्द आए हैं तो उन नए शब्दों को हम समझ लेते हैं। तो लिब्रे, हमने पहले भी बताया कि लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है। जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा रुपया कहलाती है, तो फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट, क्रांति पूर्व, क्रांति मतलब क्रांति, अभी क्रांति होने वाली है, अभी क्रांति हुई नहीं है ना फ्रांस में, तो अभी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। आपने देखा ना कि जो स्टेट था वो 3 भागों में विभाजित था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग वाले थे, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, नौकर चाकर सब आ गए थे, है ना। तो इस तरीके से वो स्टेट कहलाता है। स्टेट मतलब वर्ग हो गया, मतलब 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह कहलाता है। टाइड क्या था? चर्च द्वारा वसूल किए जाना वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इसे धार्मिक कर भी कहा जाता था, है ना। तो ये क्या होता था कि जो कृषि उपज होता था, मतलब जितना उत्पादन हो रहा है ना खेत में, तो उसका 10वां हिस्सा क्या करना पड़ता था? टाइड मतलब चर्च को चुकाना पड़ता था। मान लीजिए आपने खेत में गेहूं बोया, ठीक है, और गेहूं आपके खेत में 100 बोरे हुआ, तो 100 बोरे में से 10वां हिस्सा कितना होगा? 10 बोरा हुआ ना, तो 10 बोरा क्या करना पड़ेगा? चर्च को कर के रूप में चुकाना पड़ेगा। टाइल, अब टाइल क्या है? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, है। जो राज्य को दिया जाता था वह टाइल था, और जो चर्च को दिया जाता था वह टाइड था।